और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं बाहर जाऊंगा और काम करूंगा। और मेरे मामा का लड़का मोहसिन है, वो मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई और मैं मोरबी चला गया मजदूरी कर। घर पर सबको ऐसा था कि हमारा लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, और मैं 300 रुपये पर डे की वेजिस से मैं मजदूरी वहां पर कर। हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी हम पूरा जोर नहीं लगा पाते। आपका केस तो एकदम एक्सट्रीम केस जी। है, जहाँ पे आपके पास संसाधनों की भी कमी थी, समय की भी कमी थी, पैसे की भी कमी थी, परिवार से भी दूर थे। मतलब सारे चैलेंजेस जो हो सकते थे आपने वो फेस किए। अब मैं आपसे ये जी। समझना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं, घर में बैठ के आराम से तैयारी कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, सुविधाएं पूरी हैं, इंटरनेट है, किताबें और कोर्स सब चीज वो पा सकते हैं। तो निहाल, मैं पिछले बार यही बात सोच रहा था कि जब मैंने आपका मॉक इंटरव्यू लिया था और जब मैंने आपकी जी सर। जर्नी और आपकी स्ट्रगल्स सुनी, मेरे को तभी जी से सर। मैंने मन में ठान लिया था कि इस लड़के का सिलेक्शन तो होगा ही होगा, और इससे जब सिलेक्शन हो जाएगा मैं दोबारा मुलाकात करूं। जी सर, थैंक यू। और सर मुझे भी ये अच्छा लगा कि मैंने वो जर्नी आपको बताई थी, वो आपको याद है, क्योंकि आपने उस टाइम पर नंबर ऑफ स्टूडेंट के इंटरव्यू लिए होंगे। फिर भी आपको याद है सर, थैंक यू। ऊपर वाले की थोड़ी कृपा है। मैं मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक है, तो मैं भूलता कम हूँ। और इसीलिए जब मेरे पास लिस्ट आया किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने अपने ऑफिस में सबसे पहले उन बच्चों के निशान लगाए कि जिनके एफर्ट्स मैं चाहता हूँ दुनिया को पता लगे, क्योंकि उन्होंने जी जिन थैंक। परिस्थितियों को ओवरकम करके ये सक्सेस पाया है, वो दुनिया को पता होना चाहिए, बाकी के एस्पिरेंट्स को भी पता होना चाहिए। तो आपका वेलकम है जी निहाल। और मैं आज आपको मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, आज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताइए, कहाँ से आ रहे हैं, अपनी जर्नी तसल्ली से बताइए हमें, और हम सुनेंगे जी सर। समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर मेरा पूरा नाम निहाल भाई मलुक भाई हाला है। मैं चमोड़ा विलेज, गिर सोमनाथ, वेरावल डिस्ट्रिक्ट, गुजरात से हूँ। और सर मैंने मेरा बीबीए सौजानी कॉलेज वेरावल और एमबीए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में कंप्लीट किया। सर आफ्टर एमबीए में गुजरात गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और छोटे मोटे कोचिंग क्लासेस में लेक्चर भी ले रहा था। लेकिन मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो आया था सर कोविड के टाइम। ड्यूरिंग कोविड के पहले सर हमारा जो फैमिली में 22 मेंबर हम सब साथ में रहते थे। और मेरे फादर सबसे बड़े थे, तो पूरा फैमिली को वही संभालते। लेकिन कुछ रीजन से ड्यूरिंग कोविड हम सभी पूरे परिवार का बंटवारा हुआ। और एट दैट टाइम मेरे फादर की एज 62 थी, यानी कि वो काम कर नहीं सकते थे। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं बाहर जाऊंगा और काम करूंगा। और मेरे मामा का लड़का मोहसिन है, वो मोरबी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई और मैं मोरबी चला गया मजदूरी कर। घर पर सबको ऐसा था कि हमारा लड़का ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, और मैं 300 रुपये पर डे की वेजिस से मैं मजदूरी वहां पर करता था। फिर पहले मैं बेसन की फैक्ट्री में था, इसके बाद मोरबी की जो सिरामिक इंडस्ट्री है टाइल्स, उसमें सर मैंने 2 महीने मजदूरी की। और देन आफ्टर कोविड थोड़ा कम हुआ, स्कूल कॉलेजेस ओपन हुए। उसके बाद एलिट कॉलेज मोरबी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अकाउंट मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता था। फिर मैंने लास्ट ईयर अपीयर किया, लेकिन मैं 0.25 से मेरा प्री का सेक्शन कट ऑफ नहीं निकला इंग्लिश का। और इस साल जब 700 वैकेंसी देखी, मैं आपका कोर्स जो है वो 15 अगस्त को ऑफर थी 40% ऑफ। उस टाइम पर मैंने परचेस कर लिया था, यानी कि वैकेंसी से पहले ही मैंने वो परचेस कर रखा था। जी, वैकेंसी आते ही सर आपको पहला मैसेज मेरा ही आया होगा कि इस बार मेरा सक्सेस स्टोरी आपको बनाना पड़ेगा। और फिर आपका कोर्स परचेस किया, और फिर प्री मेंस और इंटरव्यू को साथ में प्रिपेयर करते हुए सर ये एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया और मेरा पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन हो। ये बड़े हौसले की बात है कि इतनी कठिन परिस्थितियों से निकलना और अपना मनोबल बनाए रहना, परिवार से दूर रहकर भी अपने लक्ष्य को ना भूलना। इसके पीछे क्या आपका मोटिवेशन है? ये क्या ऐसा एनर्जी था आपके अंदर
जो आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने दिया और आप डटे रहे एकदम? और सर मेरे जो पापा है वो खुद भी टीचर थे। और पहले हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब वो हमें खेती करवाते थे, मुझे खेती का पूरा वर्क आता है, मैंने खेती की हुई है। तब वो बोलते थे कि बेटा हर दिन इक्वल नहीं होता किसी के लिए, कभी मजदूरी करनी पड़े तो वो बात मेरे ध्यान में नहीं थी। और जिस तरीके से सर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, जब बंटवारा हुआ उस टाइम हमारे घर में एक पैसा भी नहीं था। और मेरी जो सिस्टर है उसने पैसे बचाए हुए थे, वो बॉक्स हमने तोड़ा, उसमें से सर 6,000 रुपीज निकले थे। और मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको, उसकी भी दवाई आती है हर महीने 3,000, वो भी बीमार है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और मेरे फादर की जो मैंने कंडीशन देखी, तो मैंने सोच लिया सर कि मैं एक दिन पूरी दुनिया को करके बताऊंगा। मैंने अपने फादर को सर बोला था कि आप मरना मत, मैं सब सही कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर मेरी जॉब लगी, उस मीन्स के 3 साल पहले ही मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं पूरे फैमिली में अकेले ही कमाने वाला हूँ। और मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, अब सब मुझ पर डिपेंड है। तो जब आप पर ही सब डिपेंड हो ना सर, तो ऑटोमेटिकली आपको वो जज्बा, वो जुनून है, वो लाना ही पड़ेगा सर। हाँ, जब बहुत कुछ और यहाँ आपके तक ऊपर। पहुंचाने में फादर, मेरे फादर का बड़ा रोल है। आज वो है नहीं, बट उनकी जो नसीहत, उनकी जो गाइडेंस थी सर, उसी वजह से वो हिम्मत में छुटा पाया। और आप यहाँ पे आप गए आज, और इसीलिए जब मेरे को याद है, जब मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा था, तो मेरे को कहीं बीच में लगा कि आप थोड़ा मनोबल ना हार जाए इंटरव्यू के टाइम पर। तो मैंने बोला यार, तुम इतना कुछ झेल लिए हो, इंटरव्यू तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव मॉक होके जाना। मॉक मॉक इंटरव्यू में मैंने जो बातें कही थी ना, वो सभी बातें मेरे इंटरव्यू में ही थी वो सर। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। आपने इतना कठिन समय देखा, नोटिफिकेशन आया आपके पास, मेरा कोर्स भी आ गया, तो आपने किस तरीके से, जी क्योंकि आप काम तो छोड़ नहीं सकते थे, आपको पैसे तो कमाने जारी जी रखने ही थे, तो आपने जी। काम के साथ और हम्म। इतनी कठिन परिस्थितियों के संग पढ़ाई के संग कैसे तालमेल बिठाया? सर मैंने पहले लास्ट ईयर जब मैं फेल हुआ तभी मैंने डिसाइड किया था कि इस साल ये एग्जाम क्रैक करना ही करना है, ऑप्शन ही नहीं है। फिर मुझे पता था कि जेसी एकेडमी एक ही है कि जो हमें इस एग्जाम से पास करवा सके, क्योंकि पूरा मटेरियल, पूरा जो कोर्स है वो अच्छे से सिर्फ जेसी एकेडमी का ही था। तो मैंने 15 अगस्त को ऑफर में नोटिफिकेशन के पहले ही वो परचेस कर रखा। फिर मैंने प्रीलिम के लिए तो मैंने एमबीए में सी मेट एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, उसलिए मेरा मैथ्स रीजनिंग पहले से ही स्ट्रोंग था। तो वो मैं प्रिपेयर करता था। साथ में सर जॉब के साथ ट्यूशन वगैरह करवा के मैं रोज 11 घंटे पढ़ाता था बच्चों को। फिर फैमिली का सब काम खत्म करके रात को डेली 3-4 घंटे पढ़ता था। मैंने प्लानिंग ऐसे किया था सर कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को साथ में लेकर चला। मैंने 3 घंटे पढ़ता था, उसमें से 2 घंटे में प्रीलिम्स के लिए करता था और 1 घंटा में मेंस को स्टार्टिंग में दे रहा था। जैसे जैसे समय नजीक आया तो मैंने प्रीलिम्स का वेटेज थोड़ा कम करके मेंस को ज्यादा वेटेज दिया। और मैंने फिलिप कोटलर के 15 और 17 दो एडिशन कंप्लीट कर लिए। और आपका कोर्स यहाँ पर फिलिप कोटलर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपका वीडियो देखा, उसके बाद आपके वीडियो में जो वो टेस्ट सीरीज है ना चैप्टर वाइज, उस चैप्टर को अटेंड किया, अपनी वीकनेस देखी कि यहाँ यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, वो सब एनालिसिस करके ऐसे ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन की सर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आपने मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? सर मेंस में मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 60 आउट ऑफ 50। 50 आउट ऑफ 60, और आपका क्या स्कोर बना था 60 में से? मेरा सर स्कोर हुआ था 42.25। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो वो तो और काफी अच्छा सर, रहा कट ऑफ के ऊपर। और सर जब मैंने पेपर दिया मैं खुद कंफ्यूज था कि पेपर चेक करने कहीं आपके नोट से तो क्वेश्चन नहीं नहीं निकालेगा नहीं, क्या। ऐसा नहीं है भैया। वो कोशिश ये रहता है कि ठीक है सर, मैंने सर 4 साल बच्चों को पढ़ाया है कॉलेज में, तो पेपर मैं खुद निकालता था कॉलेज वगैरह के। जब मैंने क्वेश्चन मेंस का एग्जाम जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा पहला क्वेश्चन आपसे निकला, दूसरा आपसे निकला, तीसरा आपसे निकला। तो 60 में से सर मे बी 45 to 50 आपने जो पढ़ाया था, आपकी जो पीडीएफ, उसमें से सर हम मीन्स के टाइपिंग में भी थोड़ा चेंज नहीं था।
पूरा मुझे ऐसा लगा कि कहीं पेपर सेटर आपके वीडियो या आपके पीडीएफ से क्वेश्चन ना निकाल दो। मेरे को इस परीक्षा को पढ़ाते पढ़ाते हो गए अब करीब 8 से 9 वर्ष। तो अब मेरे जी को भी एक अंदाजा है कि किस तरीके से ये लोग समझते हैं, क्वेश्चन पेपर को कैसे बनाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है जी। कि जब भी कोई नया एडिशन बुक का आए, जब भी कुछ नया एडिशन हो, तो मैं अपने कोर्स में भी अपडेशन करता रहूं। जैसे अगर आप पुराने कोर्सेज में बात करेंगे तो वहां पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, फिर धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग ऐड करा, इंटरनेशनल मार्केटिंग ऐड करा। बच्चों के फीडबैक, आप जैसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के जब फीडबैक्स मिलते हैं तो हम अपने कोर्स में भी संशोधन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। कोशिश पूरी रखते हैं कि उसको अप टू डेट और रेलेवेंट रखें। रिकॉर्डेड कोर्स भले ही है, बट हम समय समय पर उसको अपडेट और रिफ्रेश भी करते रहते हैं। तो प्रयास तो पूरा रहता सर है। आपका जो न्यूमेरिकल वाला यूट्यूब पर करवाया वो भी बहुत अच्छा था सर, उससे 2 क्वेश्चन निकले। हाँ, क्योंकि मेरे को पिछले वर्ष बताया था कि सर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने उससे पहले तो फॉर्मूले तो बता रखे थे मैंने, लेकिन इस बार मैंने केस स्टडी बनाकर एक क्वेश्चन बना कर कि अगर ये आंकड़े हो तो आंसर क्या आएगा, तो वो भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे इस बारी। तो उसके भी एक दो क्वेश्चन जी। आए हैं, बच्चे बता रहे थे। तो अब आपका मेंस निकल गया अच्छे नंबरों से, फिर इंटरव्यू के लिए क्या रहा? इंटरव्यू के बारे में पूरा डिटेल में अगर एक्सपीरियंस शेयर कर सके तो। इंटरव्यू तो सर बहुत अच्छा रहा। जैसे मैं प्रीलिम मेंस का एग्जाम देकर निकला, वैसे ही आपका जो इंटरव्यू का कोर्स था, मैंने तो पूरा साल का परचेस किया था तो सब में था। जैसे ही मैं निकला सर, बस में बैठते ही मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और पहले का आपका वो जो पूरा कोर्स है कि इंटरव्यू में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या बोलना है, कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, वो सभी सर मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली। आपकी जो नोट्स दी गई थी कि यहाँ से इंटरव्यू वाला ये क्वेश्चन पूछ पाएगा, वो सर मैंने पूरा पढ़ लिया था। और देन आफ्टर आप जो इंटरव्यू में जो वीडियो सबके ले रहे थे मॉक, वो मैं देखता था, उससे काफी क्वेश्चन मिले। जब मैं इंटरव्यू देने गया सर, तो मेरा सेंटर अहमदाबाद था, बैंक ऑफ बड़ौदा की रीजनल ऑफिस। टोटल हम 16 मेंबर इंटरव्यू देने के लिए थे। इंटरव्यू में एंटर और एग्जिट दोनों अलग थे। मीन्स के जो इंटरव्यू देकर निकला है बंदा, उससे आप बात नहीं कर सकते। मेरा फ्रेंड जूनागढ़ का एक था कौशल जोशी, उसका नंबर 9 था, मेरा नंबर 10 था। मैंने कौशल को बोल दिया था कि जैसे भाई एग्जिट करो, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो ऐसे करना, अगर क्वेश्चन इजी है तो ऐसे कर। कौशल निकला, उसने ऐसे किया तो मैं समझ गया कि इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू लिया नहीं जाता। मैं सर एंटर हुआ, मैंने कहा मैं कमिंग। टोटल 4 मेंबर थे, जिसमें एक फीमेल थी और 3 मेल। मुझे बैठने के लिए कहा गया। मेरा इंट्रोडक्शन, उन्होंने पहले पहला क्वेश्चन मेरे इंट्रोडक्शन का पूछा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया। मुझे बोला कि आप प्रोफेसर हो? यस सर। तो आप टीचिंग फील्ड क्यों छोड़ रहे हो, पहला क्वेश्चन। तो मैंने पहले से ही, जैसे आपसे डिस्कशन हमने की थी, ये आंसर देना है कि मेरा पहले से ही टारगेट गवर्नमेंट जॉब है। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं पढ़ाऊंगा। मुझे बोला कि अगर आप फेल होते हो फिर भी पढ़ाओगे? मैंने बोला हाँ, पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट ईयर फिर से आपको इंटरव्यू देना है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैडम ने पूछा मुझसे कि मेरा, ऐसे मैडम ने पूछा कि मेरा एक ही क्वेश्चन है, अगर आपको ब्रांच मैनेजर बनाए तो आप ब्रांच मैनेजर बनना पसंद करोगे या ब्रांच मैनेजर के अंडर वर्क करना पसंद करोगे? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था उनका। तो मैंने आंसर दी, ऐसे आंसर दिया कि अगर मुझे आप सिलेक्ट करते हो तो मैं मेरे करियर की शुरुआत में ब्रांच मैनेजर के अंडर वर्क करना पसंद करूंगा, जब तक मुझे ये आइडिया ना आ जाए कि उस डेजिग्नेशन पर मुझे क्या काम करना है। जैसे मैं पूरा पक जाऊंगा, उसके बाद मैं ब्रांच मैनेजर भी बनना चाहूंगा। फिर थर्ड क्वेश्चन मुझे ये पूछा गया कि नीच मार्केटिंग क्या है। तो वो नीच मार्केटिंग मैंने समझाया। फिर मुझे मार्केट पेनेट्रेशन के बारे में पूछा गया, मैंने मार्केट पेनेट्रेशन के बारे में समझाया। फिर एक सर थे सर, उनका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, ना वो हंस रहे थे ना कुछ बोल रहे थे, ऐसे कर कि मुझे कॉन्स्टेंटली देख ही रहे थे। उन्होंने मुझे पूछा कि एब्राहम मास्लो की थियरी के बारे में बता। तो मैंने पूरी एब्राहम मास्लो की थियरी उनको बता दी। फिर मुझे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि आपका एम्प्लॉय है, अगर आपको उसको सेटिस्फाइड करना है तो आप एब्राहम मास्लो की थियरी में कौन सी नीड पर रखोगे? तो मेरा राइट आंसर है या रॉन्ग मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने फोर्थ नीड उन्हें बताई थी। फिर
जनरली सबका इंटरव्यू 15 मिनट चला, लेकिन सर मेरा इंटरव्यू 6 मिनट ही चला। 6 मिनट के बाद मुझे बोला कि ओके अब आप जा सकते। तो मैं कंफ्यूज था कि इंटरव्यू अच्छा हुआ या नहीं हुआ। तो 6 मिनट में कंप्लीट हो गया। फिर मैं खड़ा होकर चलने लगा सर। मैंने थैंक यू बोला, ग्रीट किया। मैं डोर तक पहुंच गया, मुझे फिर से बुलाया कि निहाल यहाँ। हम्म। मैं वहां, मैं खुद शौक था, क्योंकि इसके बारे में तो आपने भी नहीं बताया था कि डोर से अगर आप फिर से आपको बुलाते हो तो आपको क्या करना है। डोर तक पहुंच गया, वहां से बुलाया कि भाई यहाँ पर आओ। मुझे बोला कि ऐसा आंसर दिया जिससे मैं श्योर हो गया कि इंटरव्यू अच्छा गया, कि आप बैंक में आ रहे हो, आपका वेलकम है, लेकिन आप टीचिंग फील्ड में आप रहते तो आप बेस्ट प्रोफेसर बनते। मुझे ऐसा उन्होंने बताया। मैंने बोला कि थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, लेकिन मेरा यही ड्रीम है, यही गोल है। ओके, फिर मैं वहां से निकल गया। और उसके बाद रिजल्ट आ गया आपका? अरे जी सर, उसके बाद रिजल्ट आ गया और इंटरव्यू में सर अच्छा स्कोर हुआ। 100 आउट ऑफ 72 मुझे मिले। 72 आउट ऑफ 100? ओके, तो सबसे पहले किसको आपने खबर बताई कि भाई रिजल्ट आ गया, कंग्रेचुलेशंस लिख? रिजल्ट आया तब मैं कॉलेज में था, लेक्चर चल रहे थे, तो ब्रेक हुआ, जैसे मुझे पता था कि रिजल्ट आ गया होगा, मैं तुरंत अपना मोबाइल लिया, रिजल्ट देखा कि मेरा पीएनबी में सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहला फोन मैंने मम्मी को किया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद यहाँ वेरावल में एक दरगाह है हाजी मंगरूल ईशा, वहां पर मुझे ज्यादा फेथ है। मैंने वहां कॉल किया, फिर हमारे कॉलेज के ट्रस्टी वगैरह को, कलोला सर है, उनको बताया। उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि आप कहाँ से मजदूरी कर रहे थे और कहाँ स्केल वन का आपने एग्जाम क्रैक किया। मेरे को भी आपने जब बताया बड़ी खुशी हुई। तो निहाल, अब आपकी जर्नी तो हमने समझ ली, और मुझे लगता है कि जो कोई भी आपकी स्टोरी सुनेगा ना, वो एकदम चार्ज अप हो जाएगा मेहनत करने के लिए। अब आप बताओ कि कई थैंक बार यू। हमारे पास सारे संसाधन होते हुए भी हम पूरा जोर नहीं लगा पाते। आपका केस तो एकदम एक्सट्रीम जी। केस है, जहाँ पे आपके पास संसाधनों की भी कमी थी, समय की भी कमी थी, पैसे की भी कमी थी, परिवार से भी दूर थे। मतलब सारे चैलेंजेस जो हो सकते थे आपने वो फेस किए। अब मैं आपसे ये जी। समझना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं, घर में बैठ के आराम से तैयारी कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, सुविधाएं पूरी हैं, इंटरनेट है, किताबें और कोर्स सब चीज वो पा सकते हैं, उनको कैसे आप कहेंगे कि भाई तैयारी करो? क्योंकि एक वो व्यक्ति जो इस तरीके से आ रहा है, सारी परिस्थितियां जो उसके अगेंस्ट है, उनको जूझते हुए आ रहा है, और एक वो जो जिसके पास सब कुछ है, बस मनोबल नहीं है, या मोटिवेशन नहीं है, या जुनून नहीं है, या कह लीजिए पैशन नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो उन बच्चों का ये कहना चाहूंगा कि जिसके माँ बाप अभी जिंदा है सर, वो नसीबदार है, क्योंकि कोई उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा सर ये सपना था कि मैं जब रिजल्ट आए तो सबसे पहले मैं मेरे पापा को बोलूंगा कि पापा मैंने एग्जाम क्रैक कर। मैंने एग्जाम क्रैक किया सर, तब तक मेरे पापा ही नहीं थे। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके मम्मी पापा है, जब तक विकट परिस्थिति आपकी लाइफ में नहीं है, तब तक आप मेहनत करो, पूरा डेडिकेशन दो। जब आपको मोटिवेशन नहीं मिला ना, अपने मम्मी पापा का एक बार चेहरा देख ले, आपको पूरा मोटिवेशन मिल जाएगा। मैंने एक ही बात सोची थी सर कि ये मैं करूंगा, सबसे पहले मम्मी पापा का चेहरे पर वो जो खुशी है, वो सर मैं लाना चाहूंगा। और जो भी पर्सन के सामने विकट परिस्थिति है सर, उससे आप जीत ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ टाइम सर उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहता। अगर आपके पास संसाधन है, सब कुछ है आपके पास, तभी सर आपको आलस आती है। मेरे पापा जिंदा थे तो मुझे भी आलस आती थी। तब मेरे पापा बोलते थे कि बेटा पढ़ ले, पढ़ ले, तो मैं नहीं पढ़ता था। तो वो आलस आपको नहीं करनी है। एक बार ये जो बॉर्डर है, वो एक बार ही पार करनी है। एक बार पार हो गए, फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबका पूरे इंडिया ये वीडियो देखेगा सर। मैं स्पेशल थैंक्स मेरे दोस्तों को कहना चाहूंगा, जयदीप है, आशीष है, प्रफुल्ल, जिगर, के मेरे खराब सिचुएशन में नवगण है, उन्होंने पूरा सर मुझे फाइनेंशियली और मोटिवेशन उन्होंने सर पूरा मेरे दोस्तों ने मुझे दिया। और आप देखिए, मैं बताऊं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला मदद करता जरूर है। अगर आपके जी सामने जी सर। परिस्थितियां ऐसी रखी हैं, तो आपको कुछ दोस्त भी अच्छे दिए जो आपका ध्यान रखें,
सपोर्ट करें। और मुझे लगता है कि ये केवल आपके दोस्त तो हैं ही, आप भी ऐसे हैं कि आपके संग जो एक बार जुड़ जाएगा ना, वो आपके संग जुड़ा रहना पसंद करेगा। आपके अंदर भी ऐसी खूबी है। चलिए, मेरी तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिल से मेरे को बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे कैंडिडेट जो हैं अपनी एक जगह, अपनी एक पहचान बना लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी असली कमाई यही है। तो आप सर लोग आप जो मैं शिखर पर पहुंचा हूँ सर, उसमें मेरे दोस्त, मम्मी पापा, रिलेटिव सबका साथ है। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन जो वर्क एरिया है जहां पर हमें पढ़ना है, वहां का आपका कोर्स मुझे वो मंजिल तक पहुंचाने की एक सीढ़ी मेरे लिए सर साबित हुआ। वरना मुझे नहीं पता था कि वो मैं कैसे मेंस और इंटरव्यू को सर मैं प्रिपेयर करूंगा। आपका कोर्स लेना ही चाहिए, 110% लेना चाहिए। मैं जो भी स्टूडेंट को ये गारंटी देता हूँ, अगर काम ना आए, फ्रूटफुल ना हो, तो पैसे मेरे से वापस ले लो। मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन साथ में, निहाल, इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दिल खुश हो गया आपसे जी बात सर। करके। और जब आपकी पोस्टिंग आए तो मेरे को जरूर बताना कहाँ आपकी जी पोस्टिंग हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा आपसे मुलाकात करूंगा आपके ऑफिस में। सर। सर थैंक यू, आप मिलने आना, और मैं आपको वादा देता हूँ कि आपको मिठाई खाना आपके घर में जरूर आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलके आपसे बड़ा अच्छा लगा। कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है? जी थैंक यू जी। सो मच। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ध्यान रखे। थैंक शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।